Hello students, today we are going to learn the 7th chapter of Honeydew, A Visit to Cambridge. Okay, A Visit to Cambridge. Cambridge पता ही है कि यूनिवर्सिटी का नाम है जो इंग्लैंड में है। आइए उसके आगे पढ़ने से पहले हम कुछ देख लेते हैं बिफोर यू रीड। This is the story of a meeting between two extraordinary people. ये कहानी है मुलाकात की दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल की। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब गैर मामूली शख्सियत की, जो आम आदमी गैर मामूली, ठीक है। बोथ ऑफ देम डिसेबल्ड, दोनों ही डिसेबल्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं, मतलब दोनों ही माजूर हैं, उसको अपाहिज बोलते हैं। एज वी नाउ से, जैसा कि अब हम लोग जो है डिसेबल्ड को डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, ठीक है। स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। स्टीफन हॉकिंग हमारे ज़माने के एक अजीम साइंसदान हैं। ही सफ़र्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू अ व्हील चेयर। वो पैरालिसिस के शिकार हो गए। पैरालिसिस बोलते हैं फालिज, ठीक है, लकवा बोल सकते हैं उसको। फालिज का उन पर असर हुआ और जिसकी वजह से वो व्हील चेयर में घिर कर रह गए, महदूद हो गए व्हील चेयर के अंदर, यानी व्हील चेयर पर ही उनकी बाकी ज़िंदगी गुजरी। एंड अलाउज हिम टू स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन्स ऑन ए कंप्यूटर। और उनको सिर्फ इस लायक छोड़ा कि वो जो है बात कर पाएँ पंचिंग बटन के ज़रिए। कंप्यूटर से यानी कि बात भी नहीं कर पाते थे, तो वो एक स्क्रीन होता था कंप्यूटर पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर वर्ड तलाश करते थे और उसको पंच करते थे। जब वो बटन दबाते थे तो वो कंप्यूटर इनकी जगह पर वो बोला करता था। क्लियर हुई बात? विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस, जो इनकी तरफ से बोला करता था मशीन की आवाज़ में। फिरदौस कांगा इज़ अ राइटर। अब फिरदौस कांगा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि फिरदौस कांगा क्या थे। एक राइटर थे एंड जर्नलिस्ट, और एक सहाफ़ी थे। सहाफ़ी मतलब इसको बोलते हैं पत्रकार बोलते हैं। हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो कहाँ रहते थे? मुंबई में ही रहते थे और मुंबई में ही काम करते थे। कांगा वॉज बॉर्न विथ ब्रिटल बोन्स। कांगा की पैदाइश हुई कमज़ोर हड्डियों के साथ। दैट टेंडेड टू ब्रेक इजली व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जो आसानी से टूट जाया करती थी जब वो एक छोटे से बच्चे थे, यानी बचपन में उनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर थी और उनकी हड्डी आसानी से टूट जाती थी। लाइक हॉकिंग, हॉकिंग की तरह कांगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर। कांगा भी व्हील चेयर पर ही मूव किया करते थे। तो दोनों ही व्हील चेयर पर थे, दोनों ही माजूर थे। द टू ग्रेट मैन एक्सचेंज थाट्स, ये दो महान आदमियों ने, अजीम शख्सियत, ये लोग अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे किस पर? ऑन व्हाट इट मीन्स टू लिव लाइफ इन अ व्हील चेयर, कि क्या मतलब है ज़िंदगी गुजारने का व्हील चेयर पर, यानी कि व्हील चेयर पर कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसा लगता है, उसके बारे में बात करते हैं। एंड हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड, और जो लोग नॉर्मल कहलाते हैं वो लोग इस डिसेबल्ड लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा रिएक्शन करते हैं, इसी के बारे में वो लोग अपना इजहार ख्याल किया, उन्होंने बातचीत की उन्होंने। तो इससे पहले कि हम सिलेबस लेसन पे चलें, फ़िलहाल हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं फिरदौस कांगा और हमारे जो साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग्स, उनके बारे में। Many differently abled people are known to flourish and rejoice in life with the right opportunity, support, and love. And in this session, we will read about two such differently abled people who became successful and renowned. And before I tell you more about them, here's a little information about the author of the story, Firdaus Kanga. Firdaus Kanga was born in 1960. He is a writer and an actor. He has written a novel, Trying to Grow, which is a semi-autobiographical novel set in India. He also wrote a travel book,
Heaven on Wheels about his experiences in the United Kingdom. Trying to Grow was later turned into a film by the name Sixth Happiness, for which he even wrote the screenplay. Interestingly, he also starred in the film. Now, the story that we are about to discuss is A Visit to Cambridge. It is a story about the meeting between two extraordinary people, and both of them were differently abled. The author, Firdaus Kanga, was born with brittle bones. It is a condition where bones tend to break easily. So he moves around in a wheelchair. And as you know, Stephen Hawking was one of the greatest scientists of our time. And he suffered from a form of paralysis that confined him to a wheelchair and allowed him to speak only by punching buttons on a computer. So when they met, these two great men exchanged their thoughts on what it meant to lead a life in a wheelchair and on how the so-called normal people reacted to the differently abled. A Visit to Cambridge by Firdaus Kanga. Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left, it had become altogether something else because I had met Cambridge was my metaphor for England. राइटर का मानना है कि कैम्ब्रिज एक ज़माना था, एक वक्त था कि कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड के बराबर था। ठीक है, ये मेटाफर के माने होता है इश्तियारा, और उसको सिनोनिम्स बोल सकते हैं, इक्वल टू बोल सकते हैं। ठीक है, तो कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड के बराबर था। मैं कैम्ब्रिज चला गया मतलब मानो कि मैं इंग्लैंड चला गया। ठीक है, जबकि इंग्लैंड में ही कैम्ब्रिज है। ठीक है, लेकिन वो पूरा इंग्लैंड इनको समझते थे कैम्ब्रिज को ही। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। लेकिन हैरानी की बात है, जब मैं इंग्लैंड से वापस आ रहा था तो मेरा ये जो मानना था कि कैम्ब्रिज जाना मतलब कि इंग्लैंड जाना है, यानी कि सब कुछ इंग्लैंड में एक ही चीज़ है, वही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, कैम्ब्रिज है मेरे लिए। तो मैं इसको मानता था कि इंग्लैंड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गोया कि कैम्ब्रिज ही है मेरे लिए। लेकिन ये बात गलत साबित हुई जब मैं स्टीफन हॉकिंग से मुलाकात की। मतलब सिर्फ मेरे लिए यानी कैम्ब्रिज ही इंग्लैंड नहीं है, बल्कि इंग्लैंड में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखा जा सकता है, जिससे मुलाकात की जा सकती है। तो उसमें एक स्टीफन हॉकिंग भी थे, तो जिससे मिलने के बाद मेरा ये नज़रिया बदला। ठीक है, वरना उनके नज़र में तो ये था कि कैम्ब्रिज ही जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लैंड का, और कोई चीज़ वहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग से मिलने के बाद उनको पता चला कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंग्लैंड में इम्पॉर्टेंस रखती हैं कैम्ब्रिज के अलावा भी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man, who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. सो राइटर कहते हैं कि वो टूर पे, वॉकिंग टूर पे हैं, यानी कि फिरदौस कांगा, चूँकि ये खुद व्हील चेयर पर हैं, ये खुद से ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उनके पास एक गाइड है जो गाइड इनको कैम्ब्रिज दिखा रहा था। ठीक है, और उस गाइड ने ही मेंशन किया स्टीफन हॉकिंग का नाम कि बेचारे वो जो स्टीफन हॉकिंग है वो बिल्कुल कम्प्लीटली अब पैरालाइज हो चुके हैं। जाए कि वो वादी सक्सेसर हैं। सक्सेसर के माने होता वारिस, उत्तराधिकारी, किसके, आइजैक न्यूटन के। सक्सेस और ये वादी मतलब कि इस लायक हैं, इतने ज़हीन हैं कि ये आइजैक न्यूटन के बिल्कुल उत्तराधिकारी बनने के लायक है। और उनकी जो कुर्सी है, उनका जो यूनिवर्सिटी में एक कुर्सी थी जिस पर आइजैक न्यूटन बैठा करते थे, वो कुर्सी स्टीफन हॉकिंग को दे दी गई है अब, यानी कि इस पर स्टीफन हॉकिंग बैठा करते हैं। And I started because I had quite forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, और मैं सोचना शुरू किया क्योंकि मैं बिल्कुल ही भूल गया था इस अजीम जहनत वाले और पूरी तरह पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट को। एस्ट्रोफिजिसिस्ट कहते हैं ऐसे साइंटिस्ट को जो स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में रिसर्च करते हैं। क्लियर हुई बात? तो मैं बिल्कुल ही भूल चुका था इनके बारे में, लेकिन गाइड ने मुझे याद दिलाया। अब फिर क्या होता है आगे? The author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever lived here. ये स्टीफन हॉकिंग, ये कौन है? ये एक राइटर भी हैं, एक तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी हैं और एक ऑथर भी हैं, राइटर भी हैं। किसकी एक किताब उन्होंने लिखी है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम।
इनकी किताब है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो कि अपने ज़माने का बहुत बड़ा बेस्ट सेलर हुआ। ठीक है, आज भी ये लिव्ड हियर मतलब इंग्लैंड में रहते हैं। क्लियर हुई बात। तो स्टीफन हॉकिंग का मानना था सिर्फ कैम्ब्रिज ही जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लैंड में, लेकिन जब इनके गाइड ने इनको बताया कि एक और पर्सनालिटी है जो इम्पोर्टेंस रखते हैं इंग्लैंड में, जिनका नाम फिरदौस कांगा है, तो उनको याद आता है कि हाँ, ये तो बहुत महान आदमी हैं और अजीम शख्सियत हैं और बहुत अच्छे एस्ट्रोफिजिसिस्ट भी हैं, फिर एक राइटर भी हैं कि जिन्होंने किताब लिखी है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो अपने ज़माने का बेस्ट सेलर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा बिकने वाली किताब बनी है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, जब वॉकिंग टूर फिनिश हुआ, यानी कि जब उन्होंने कैम्ब्रिज देख लिया, आई रज टू अ फ़ोन बूथ, तो मैं कहाँ चला, एक फ़ोन बूथ के पास गया, ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, और मैं तकरीबन जो है उसके तार को, जिसको तार बोलते हैं फ़ोन का, वो तार मैंने बिल्कुल अपनी तरफ बुरी ताकत से खींचा। ऐसा लग रहा था कि वो टूट जाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं बाहर था और ताकि मेरे तक वो पहुंच जाए, इसलिए मैं उसको बहुत तेज़ी से, बहुत ताकत से खींच रहा था तार को। फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और मैंने फ़ोन लगाया स्टीफन हॉकिंग के घर पर। देयर वाज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, और फ़ोन की दूसरी तरफ जो है स्टीफन हॉकिंग के असिस्टेंट ने उसको रिसीव किया। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्राम इंडिया, और मैंने उनको यानी असिस्टेंट को मैंने बताया कि मैं इंडिया से व्हील चेयर पर आया हूँ। अच्छा, परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद उसके असिस्टेंट ने ऐसा सोचा होगा कि ये अब खुद ही जो है गाड़ी चलाकर, यानी कि व्हील चेयर चलाकर आए हैं, कहाँ, हिंदुस्तान से इंग्लैंड। प्रोपेल्ड के माने होता है ड्राइव या पुश। ठीक है, तो उसको ऐसा महसूस हुआ होगा कि शायद ये खुद ही जो है व्हील चेयर चला करके इंग्लैंड आए हैं इंडिया से। सो टू राइट अबाउट माई ट्रैवल्स इन ब्रिटेन, और मैं जो है क्यों आया हूँ इंडिया से यहाँ पर, कि मैं भी जो है अपने किताब में ट्रैवल इन ब्रिटेन को भी लिख सकूँ, इसके बारे में मुझे कुछ लिखना है ट्रैवल इन ब्रिटेन के बारे में। तो फिर क्या हुआ, आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मैं मिलना चाहता हूँ प्रोफेसर हॉकिंग से। इवन 10 मिनट्स वुड डू, 10 मिनट भी चलेगा। हाफ एन आवर ही सेड, यानी कि उसके असिस्टेंट ने कहा कि आधा घंटा दिया आपको, फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक मुझे जो अपने अंदर पूरी तरह से कमज़ोरी महसूस होती है, मैं अपने अंदर कमज़ोरी फील करता हूँ, एक तरह की नर्वसनेस, कि जब अपॉइंटमेंट पक्का हो गया, मिलना तय हो गया, तो मेरे अंदर एक कमज़ोरी से फीलिंग होती है। आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, पूरे बदन में मेरे अंदर कमज़ोरी छा जाती है। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, और जब आप बड़े होते हैं, उनका एक तंज़िया, एक अल्फाज है इनका, ये चाह रहे हैं कि देखिए जब आप बड़े होते हैं, किसके साथ, डिसेबिलिटी के साथ, अपाहिज पन्ने के साथ जब बड़े होते हैं, सो यू गेट फेड अप, आप तंग आ जाते हैं, ऊब जाते हैं, विद पीपल, लोगों से, आस्किंग यू टू बी ब्रेव, जो आपसे कहते हैं, आपको नसीहत करते हैं कि भी बहादुर बनो, हिम्मत रखो, करेजस बनो, साहसी बनो। ये अल्फाज उनके होते हैं लोगों की, जो डिसेबल्ड को हमेशा बार बार जो है नसीहत करते रहते कि भाई आप हिम्मत रखो, है ना, भरोसा रखो, करेजस बनो, बहादुर बनो। ये सब अल्फाज उनके कहते हो, हमेशा जो है हमें नसीहत करते रहते हैं। जैसा कि एज़ इफ़ यू हैव अ करेज अकाउंट, जैसा कि मान लो आपका कोई करेज अकाउंट है, ठीक है, और जिसमें आपने जो करेज को भर रखा है, ऑन विच यू आर टू लेज़ी, और आप इतने आलसी हैं, आप इतने लेज़ी हैं, आप इतने सुस्त हैं कि टू ड्रॉ ए चेक, आप चेक भी लगा चेक से उसको निकाल नहीं सकते। मतलब समझ में आ रही बात, कि उनका एक तंज़ यहाँ पर है कि लोग इतना परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं कि आप इतने बहादुर बनो। ऐसा मानो कि गोया कि हमारे पास कोई, हमने करेज अकाउंट खोल रखा है जिसमें हमने करेज को भर रखा है, और हम बस इतने आलसी हैं, इतने लाचार हैं, इतने मजबूर हैं कि हम जा कर के चेक डाल करके उस करेज को निकाल भी नहीं सकते। हाँ, ऐसा लोगों का मानना, ऐसी नसीहत वो लोग करते हैं कि मानो कि हम इतने आलसी हैं। नहीं, हम ऐसे आलसी नहीं हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इनका एक मजाक, एक तंज़ था लोगों पर, जो इनको हमेशा नसीहत करते हैं कि आप बहादुर बनिए। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इज़ सीइंग समबडी लाइक यू, एक ही चीज़ है जो आपको साहस और आपको मजबूत बनाती है कि आप उन किसी को देखें, आप अपने जैसे किसी को देखें जो बिल्कुल आप ही जैसे हैं, आप जैसे अपाहिज हैं। ठीक है, अचीविंग समथिंग ह्यूज, जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं, उनको देख करके आपके अंदर ताकत और हिम्मत बढ़ती है।
आप अपने जैसे लोगों को देखेंगे कि आप जैसे वो भी हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है दुनिया में, ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कारनामा अंजाम दिया है। तो आप उनको देखकर आप भी सोचेंगे कि हाँ, हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। देन यू नो हाउ मच इज़ पॉसिबल। तब आप उनको देख करके समझ सकते हैं कि कितना मुमकिन था, कितना मुमकिन आप है कि आप भी कर सकते हैं। एंड यू रीच आउट फर्दर दैन यू एवर थॉट यू कुड। और आप वहाँ से जहाँ तक आप सोच सकते हैं तो उससे भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। यानी कि आपके अंदर भी एक हिम्मत और साहस जागती है। आप अपने जैसे लोगों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, उनको देख कर के वो जब हमसे भी ज़्यादा माजूर हैं, उसके बावजूद भी इतना कुछ उन्होंने हासिल किया है, इतना कामयाबी हासिल किया है, तो हम भी कर सकते हैं। हम भी माजूर हैं, अगर हम भी चाहेंगे तो हम भी कर सकते हैं। इससे आपके अंदर साहस और हिम्मत पैदा होती है, ना कि लोगों के कहने से कि आप बहादुर बनो, साहसी बनो। बल्कि साहस आदमी के अंदर जब बढ़ता है जब वो अपने जैसे लोगों से मिल करके और उनकी तरक्की को देख कर, उनकी कामयाबी को देख करके अपने अंदर भी जो है ऐसा करने की जज्बे को पैदा करता है। क्लियर? आई होप समझ में आ गया आपको।